हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 2 क्लास 10th एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। इस लेसन के हमने 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। पहले वीडियो में हमने इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, अगले दोनों वीडियोस में आपने एसिड्स को कंप्लीट किया। आज हम बेस पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपने पहले वाले तीनों वीडियोस देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में और वहां से तीनों वीडियोस देखिए, ताकि आपको आज वाला वीडियो अच्छे से समझ में आए। क्योंकि कुछ टॉपिक कॉमन हैं जो पहले वाले वीडियोज़ में हो चुके हैं, मैं वो यहाँ नहीं करवाने वाला हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है बेस। जैसे ही हम बेस के बारे में सुनते हैं, हमारे दिमाग में 2 बातें आती हैं जो हमने पहले वाली कक्षाओं में पढ़ी हैं। कौन कौन सी बातें हैं वो? सबसे पहली बात कि बेस उन पदार्थों को कहते हैं जो स्वाद में बिटर होते हैं। बिटर किसको बोलते हैं? कड़वे पदार्थों को। आप इस बात को ऐसे भी याद रख सकते हो, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हैं क्या कहलाएंगे? बेस। आइए इसको दैनिक जीवन से जोड़ के समझते हैं। जैसे कि हमारी रसोई में पदार्थ होता है जिसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हो, या आप इसको मीठा सोडा भी कह सकते हो, या आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो। यह पदार्थ जो है स्वाद में कड़वा होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? खाना बनाने में, रसोई में सब्जी बनाने में कर सकते हैं, या एक उपयोग इसका ये है कि हम किसी अमाशय में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होने पर उसे उदासीन बनाना हो तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी ये एक एंटा एसिड है। ये बात हम पहले वाले वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण हैं जो स्वाद में कड़वे हैं, जैसे साबुन है। साबुन क्या बोलोगे आप? सॉप। जैसे अपमार्जक हैं। अपमार्जक क्या होते हैं? डिटर्जेंट। यानी ये सभी पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं और वो स्वाद में कड़वे हैं, तथा उनको क्या कहेंगे? हम बेस कहेंगे। दूसरी जो बात आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी है वो क्या है कि बेस ऐसे पदार्थ होते हैं जो सोपी टच के होते हैं। कैसे होते हैं? सोपी टच, यानी उनको जब आप टच करोगे तो आपको साबुन जैसा महसूस होगा। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों वो सोपी टच के होते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक अभिक्रिया समझनी होगी। क्या? कि जब किसी फैट को सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ मिलाते हैं तो सोप बनता है, यानी साबुन बनता है। साबुन बनाने का तरीका है ये। इसके बारे में डिटेल में तो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रख लो कि फैट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है? सोप बनता है। और इस अभिक्रिया का नाम है साबुनीकरण, यानी साबुन बनाना। इंग्लिश में इसे स्पोनिफिकेशन कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमारे हाथ से टच करते हैं। हमारे हाथ में ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि तेल की ग्रंथियां होती हैं। उनसे पूरे दिन ऑयल निकलता रहता है, यानी कि ऑयल जो होता है उससे हम किसको टच कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को टच कर रहे हैं। तो क्या होता है? कुछ ऐसा बनता है जो चिपचिपा साबुन जैसा होता है, सोपी टच जैसा होता है। इस वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है टच करने पर सोपी लगता है। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया में साबुनीकरण जैसा हो रहा है। साबुन तो नहीं बन रहा, बट अभिक्रिया वही हो रही है, क्योंकि ऑयल और फैट एक ही बात है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बेस सोपी टच क्यों देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो हाथ है उसके ऊपर क्या लगा है? ऑयल। कहाँ से आया है? हमारी ग्रंथियों से आया है। तो ये वाली बात समझ में आ जानी चाहिए। आइए बेस के बारे में और पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि बेस किसको कहें? बेस किन पदार्थों को कहा जाए? ऐसा कोई भी पदार्थ जो जल में घोलने पर OH आयन दे उसको हम बेस कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या देता है? सोडियम आयन तथा OH आयन, यानी इसने OH आयन बनाया है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक अक्षारक है। आइए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। KOH का जलीय विलयन क्या देता है? K पॉजिटिव OH नेगेटिव, यानी ये भी क्या है? बेस। तो हमारी परिभाषा क्या है? वे पदार्थ जो जल में घोलने पर OH आयन दें उन्हें हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। परंतु ये परिभाषा थोड़ी अधूरी सी लगती है। यानी कि कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनको अगर हम अम्ल से अभिक्रिया कराएं
तो वे हमें क्या देते हैं, लवण देते हैं तथा जल देते हैं, यानी वे पदार्थ भी अक्षार हैं। ये परिभाषा अधूरी है। आइए सही और पूरी परिभाषा सीखने की कोशिश करते हैं। सही परिभाषा ये है कि वे सभी पदार्थ जो अम्ल से अभिक्रिया करें, किससे अभिक्रिया करें, अम्ल से अभिक्रिया करें तथा लवण व जल प्रदान करें, उन सभी पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अक्षार कहते हैं। अब हमारी परिभाषा पूर्ण और सही है। आइए कुछ उदाहरण लेके देखते हैं। हमने पाया कि कुछ मेटल ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड अक्षारीय होते हैं, जैसे Na2O सोडियम एक धातु है, ये उसका ऑक्साइड है। अब हमसे पूछा जाए ये अम्लीय है या अक्षारीय है, तो हमारा उत्तर क्या है, अक्षारीय है। अब कोई ये कहे इसमें तो OH तो नहीं है, आप इसको अक्षारीय कैसे कह रहे हो? या K2O के बारे में पूछा जाए, बताइए ये अम्लीय है या अक्षारीय है, तो हम क्या कहेंगे, अक्षारीय है। पर हमारी पहली वाली परिभाषा तो गलत आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें OH नहीं है। तो हमने अपनी करेक्ट परिभाषा क्या सीखी है, अब उन सभी पदार्थों को अक्षार कहेंगे जो अम्ल से अभिक्रिया करेंगे और लवण व जल प्रदान करेंगे। आइए ये अक्षार क्यों है समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं सोडियम ऑक्साइड को किसी अम्ल से अभिक्रिया कराता हूं, यानी मैंने HCl से अभिक्रिया करा दी, तो क्या होता है, देखिए ध्यान से। सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करेंगे, यानी क्या बन गया, NaCl, और बाकी क्या बच गया, H2O। अभिक्रिया को संतुलित कर लो, 2 सोडियम है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 क्लोरीन हो गए, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपकी अभिक्रिया क्या है, संतुलित। अब इस अभिक्रिया को बड़े अच्छे से और बारीकी से समझना है। कैसे? ये तो है अम्ल, HCl अम्ल है, NaCl आपको पता है क्या होता है, लवण, और ये क्या है, वाटर यानी कि जल। ऐसी अभिक्रिया जिसमें लवण और जल बने और एक पदार्थ अम्ल हो तो दूसरा पदार्थ 100% क्या होगा, अक्षारक यानी कि बेस। तो पता लग गया कि ये जो पदार्थ है इसमें OH नहीं है, फिर भी ये क्या है, बेस। तो हमारी परिभाषा अब पूरी होगी कि उन सभी पदार्थों को बेस कहेंगे। किन सभी पदार्थों को? जिसके पास OH हो या जो किसी धातु का ऑक्साइड हो, मेटल ऑक्साइड हो, उनको हम क्या कहेंगे, अक्षारक कहेंगे, यानी कि बेस कहेंगे। इस वाली बात में, ऑक्साइड वाली बात में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, परंतु इसके साथ साथ वो एक पदार्थ और भी बना लेते हैं। ऐसा कोई भी पदार्थ जो लवण और जल के अलावा कुछ बना देगा, वो ऑक्साइड, वो धातु ऑक्साइड अक्षारक नहीं कहलाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। कोई हमसे कहे कि लेड ऑक्साइड जो है PbO2, क्या ये बेस है या नहीं है, तो समझने की कोशिश करते हैं। हमने इसको किस में डाल दिया, अम्ल में डाल दिया। क्या अभिक्रिया हो रही है, आइए चेक करते हैं। PbCl2 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस क्या बन रही है, क्लोरीन गैस। अब आप समझने की कोशिश करिए। ये लवण है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ये जल है और ये कौन सी गैस बन गई, क्लोरीन गैस। इस अभिक्रिया में लवण व जल के अलावा एक पदार्थ और बन गया, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं ये अभिक्रिया उदासीनीकरण नहीं है, तो ये अक्षारक भी नहीं है। आगे बात समझ में। ऐसे मेटल ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड को ही आप बेस कहोगे जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाए, यानी कि ये अक्षारक नहीं है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है MnO2, जो ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है, परंतु वो बेस नहीं है। तो ये बात समझ में आ जाएगी। आपकी बेस की फाइनल परिभाषा क्या है, अब उस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लो। ऐसे पदार्थ जो OH आयन रखते हों, यानी ऐसा मेटल धातुओं के हाइड्रोक्साइड और धातुओं के ऑक्साइड, उनको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, आइए बेसों के बारे में और कुछ गुण पता करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, कोई भी बेस जो होता है वो इंडिकेटर के साथ कैसी सूचना देगा। इंडिकेटर क्या होते हैं, सूचक। जैसे कि हमने पहले बताया था कि सूचक क्या होते हैं भाई, जो सूचना दें। सूचना किसकी दें,
कि दिया हुआ पदार्थ अम्ल है या अक्षारक है। तो मैं अब ये बात पहले पढ़ा चुका हूँ, तो मैं अब चाहता हूँ कि आपको याद है या नहीं है, एक बार चेक करना चाहता हूँ। तो आप वीडियो को पॉज करिए और याद करिए कि कौन कौन से अक्षारक किस किस इंडिकेटर के साथ कैसा कलर चेंज दे रहे थे। वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट करके देखें, क्या आपको याद है। आइए करके देखते हैं। हमारे पास बेस जो होते हैं, मैं उन 3 इंडिकेटरों के नाम लिखता हूं जिनके साथ हम टेस्ट करने वाले हैं। पहला इंडिकेटर है रेड लिटमस। कैसा है? रेड लिटमस, यानी कि लाल लिटमस। दूसरा हमारे पास क्या है भाई? फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर है। और तीसरा हमारे पास क्या है? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर, ये 3 इंडिकेटर ले लिए मैंने। अब बताइए, ये बेसों के साथ, यानी इनमें मैंने किसको मिला दिया? बेस को। तीनों में मैंने बेस मिला दिया। बताइए कैसा रंग किस तरह से परिवर्तित होगा। आइए एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इसको याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला, यदि बेस में रेड लिटमस मिलाओगे, बेस में रेड लिटमस मिलाओगे तो रेड लिटमस कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या बन गई आपकी? BRRB, ब्लू लिटमस यानी बेस रेड लिटमस को, यानी जो रेड होता है उसको कैसा बदल देगा? ब्लू में बदल देगा। तो BRRB शॉर्ट में याद रखनी है। यहाँ B का मतलब है बेस, अक्षार। रेड लिटमस पेपर को, जो ओरिजिनली रेड होता है, किस में बदल देगा? ब्लू में बदल देगा। दूसरा याद रखिए, यदि बेस को आप मिथाइल ऑरेंज में मिलाते हो तो मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर कैसा है? बेस में मिलाने से पहले कैसा है? ऑरेंज। तो वो कैसे कलर का हो जाएगा? और येलो कलर का। तो आपकी ट्रिक क्या बनी? BMOY। MOY एक यूनिट भी होती है, वैसे आप याद रखना चाहो तो। इससे हम जल की इकाई को मापते हैं। एक MOY 18.2 लीटर के बराबर भी होती है। तो आप शॉर्ट में याद रख लेना BMOY। BMOY में B का क्या मतलब है? बेस। M का मतलब है मिथाइल ऑरेंज। O का मतलब है जो ऑरेंज कलर का होता है। यदि आप उसको अक्षर में नहीं मिलाते हो तो पहले ऑरेंज कलर का है और किस में बदल जाएगा? येलो में। यानी मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज से किस में बदल गया? येलो में। तीसरी बात याद रखिए, जब हम बेस को किस में मिलाते हैं? फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर में मिलाते हैं, तो वो शुरुआत में तो कलरलेस होता है। C का मतलब है कलरलेस, मतलब रंगहीन होता है। और जब कलर मिला देंगे तो वो कैसा हो जाएगा? पिंक कलर का। तो इस ट्रिक को कैसे याद रखेंगे? कई बार कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो हम उससे बात करते हैं, भाई क्या बात होगी, आप गुस्से में क्यों हैं? तो वो कहता है कुछ नहीं, मेरा BPCP बढ़ा हुआ है। क्या बढ़ा हुआ है? BPCP। तो BPCP में BPCP का क्या मतलब है? B का मतलब है बेस, P का मतलब है फिनोल्फ्थलीन। क्या मतलब है? फिनोल्फ्थलीन। C का मतलब है कलरलेस, रंगहीन से। और P से मतलब क्या है? पिंक। रंगहीन से कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाए तो वो कौन सा पदार्थ की सूचना दे रहा है? अक्षार की। आ जाएगी ये बात समझ में? आइए बेसों को और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बेस क्या होते हैं। देखिए ऊपर एक टेबल बनी हुई है, उससे समझने की कोशिश करिए। बेस 2 पदार्थों को कह सकते हैं, या तो धातु का हाइड्रोक्साइड हो या धातु के ऑक्साइड हो। धातु के ऑक्साइड के एग्जाम्पल Na2O और K2O आपने पहले भी पढ़ लिए। अब बात करिए धातु के हाइड्रोक्साइड की। धातु के हाइड्रोक्साइड 2 तरह के होते हैं। कुछ धातु हाइड्रोक्साइड ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, यानी वाटर सोल्यूबल होते हैं। और कुछ धातु हाइड्रोक्साइड ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते। देखिए, जो जल में घुलनशील है, जो धातु हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील है, उसको हम क्या कहेंगे? एल्कली कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हम एल्कली कहेंगे। आ जाएगी बात समझ में? यानी वो बेस तो है ही है, पर वो बेस में एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम क्या कहेंगे? एल्कली कहेंगे। और जो धातु हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील नहीं है, वो सिर्फ बेस हैं, वो एल्कली नहीं है। तो बेस की 2 बातें यहाँ से याद रखनी है। बेस 2 तरह के होते हैं। कुछ बेस ऐसे हैं जो जल में घुल जाते हैं, कुछ बेस ऐसे हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। जल में घुलने वाले बेसों को एल्कली कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? अक्षार। बेस क्या होते हैं? अक्षारक। अक्षार क्या होते हैं? ऐसे अक्षारक जो जल में घुल जाएं। तो आप इस बात में फर्क कर लेंगे कि अक्षार और अक्षारक क्या है। आइए और अच्छे से आगे पढ़ते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि
अक्षार व अक्षारक में क्या अंतर है? अक्षार किनको बोलते हैं? एल्कली को। अक्षारक क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो आप यहां से ये बता देंगे वे अक्षारक जो जल में घुल जाएं उनको एल्कली कहेंगे। जल में घुलने वाले क्या कहलाएंगे? एल्कली कहलाएंगे, यानी उनको सिर्फ अक्षार कहोगे आप। और अक्षारक क्या होते हैं? जो जल में ना घुलें। वे बेस जो जल में ना घुलें उनको क्या कहेंगे? हम अक्षारक कहेंगे। आइए एल्कलीज के बारे में और कौन कौन से पदार्थ एल्कली हो सकते हैं? एल्कली होने की पहली कंडीशन है उसके पास OH जरूर हो। वही पदार्थ अक्षार कहलाएगा, एल्कली कहलाएगा, जिसके पास क्या हो? OH हो। जैसे देखिए, क्या ये एल्कली है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके पास OH है। क्या ये एल्कली है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके पास क्या है? OH है। कौन कौन से पदार्थ एल्कली हो सकते हैं? उनकी हम 3 कैटेगरी बनाते हैं। पहली कैटेगरी सुनिए, जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं। कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? फर्स्ट ग्रुप के। उनको हम क्या कहेंगे? एल्कली कहेंगे। उनके हाइड्रोक्साइड को एल्कली कहेंगे। ग्रुप फर्स्ट का कोई भी हाइड्रोक्साइड होगा वो एल्कली कहलाएगा। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सभी को मैं क्या कहूँगा? एल्कली कहूँगा। दूसरी बात सुनिए भाई, ग्रुप सेकंड के लास्ट 4, पहले वाले 2 नहीं, ग्रुप सेकंड के लास्ट 4 जो होंगे वो भी एल्कली कहलाएंगे। ग्रुप सेकंड में कौन कौन से मेंबर आते हैं? देखिए ध्यान से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। इनके याद करने की ट्रिक मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप सिर्फ ये याद रख लो कि हमारे पास ये 6 मेंबर हैं। तो इन पहले 2 जो मेंबर के हाइड्रोक्साइड होंगे उनको मैं एल्कली नहीं कहूँगा। याद रखना है बात। पहले जो 2 मेंबर होंगे उनके जो हाइड्रोक्साइड होंगे, जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्कली नहीं है। क्यों नहीं है भाई एल्कली? एल्कली उसी को कहा जाता है जो पानी में घुलता है। इनकी सोल्युबिलिटी पानी में या तो ना के बराबर है या बहुत कम है। ठीक है, तो इनको हम एल्कली नहीं कहेंगे। ये सभी एल्कली हैं। कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जल में घुलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एल्कली कहेंगे। स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील है, इसको हम क्या कहेंगे? एल्कली कहेंगे। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या है? जल में घुलनशील है, इसको क्या कहेंगे? एल्कली कहेंगे। तो आपकी एल्कली की परिभाषा 2 चीज़ों के साथ जुड़ गई है। पहली चीज़ क्या है? ग्रुप फर्स्ट के सभी हाइड्रोक्साइड, यानी कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्कली हैं। दूसरी बात आपने कही ग्रुप सेकंड के लास्ट 4 हैं, वो क्या हैं? हाइड्रोक्साइड हैं, यानी वो एल्कलीज हैं। तीसरा एक एग्जाम्पल आपने और याद रखना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वैसे तो ये नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है, परंतु ये जल में घुलनशील है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इसको भी एल्कली कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने क्या सीखा कि बेस जो होते हैं, बेस वो 2 पदार्थों को कह सकते हैं। किन किन को कह सकते हैं? किसी मेटल का ऑक्साइड हो या किसी मेटल का हाइड्रोक्साइड हो। हाइड्रोक्साइड वाली बात में 2 ऑप्शन आ गए। क्या क्या? जो घुलनशील हों, यानी कि पानी में घुल जाएं, या ना घुलने वाले हों। जो घुलनशील हैं उनको हमने क्या कहा? एल्कली कहा, यानी क्या कहा है? अक्षार। तो एक बात यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आया। वो निष्कर्ष क्या है कि सभी अक्षार, यानी कि एल्कली, सभी अक्षार क्या होते हैं? सभी अक्षार क्या होते हैं? अक्षारक। ऑल एल्कलीज आर बेस। सभी एल्कली बेस हैं, ये बात आपको याद रखनी। यानी एल्कली वो होगा जिसके पास OH होगा। जिसके पास भी OH होगा वो पक्का क्या होगा? बेस, यानी अक्षारक होगा। परंतु इसका उल्टा सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? देखिए, सभी अक्षारक एल्कली होंगे। एल्कली होंगे, एल्कली मतलब अक्षार होंगे, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। कैसे? देखिए, ये हमारे पास एक कॉपर हाइड्रोक्साइड है। बताओ, ये एल्कली है, अक्षार है या अक्षारक है? एल्कली है या बेस है? तो आपने क्या देखना है? OH है। तो ये हो सकता है भाई एल्कली भी हो, परंतु ये जल में नहीं घुलता।
OH है पर जल में नहीं घुलता, जल में नहीं घुलता ना, तो ये एल्कली नहीं है, एल्कली बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? अक्षार है, अक्षारक सॉरी, एल्कली नहीं है, क्या है ये? अक्षारक है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, कोई आपसे पूछे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है भाई, तो आप बताओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH है, तो ये एल्कली हो सकता है। फिर देखेंगे जल में घुलता है कि नहीं, तो हमने पाया कि ये जल में घुलता है, क्योंकि मैंने बताया था कि ग्रुप सेकंड के आखिरी के 4 मेंबर जल में घुलते हैं, तो जल में घुलता है, इसलिए ये क्या है? एल्कली है। और साथ साथ क्या है? ये अक्षारक भी है, यानी दोनों है, ये जल में भी घुलता है और बेस भी है। यानी आगे बात समझ में? तो आपका निष्कर्ष क्या निकल के आता है? सभी जो अक्षार हैं, सभी अक्षार क्या होते हैं? अक्षारक होते हैं। ऑल एल्कलीज आर बेस, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। रिवर्स मतलब उल्टा सही नहीं है। सभी अक्षारक यानी सभी बेस एल्कली हों ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ एग्जांपल और देता हूं, बताओ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसा है? एल्कली है या ये अक्षारक है, बेस है? तो आपको क्या देखना है? इसमें OH है, ठीक है, तो ये बेस तो पक्का है, पर क्या ये एल्कली भी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जल में बिल्कुल कम घुलता है, इसकी घुलनशीलता बहुत ही कम है, तो ये एल्कली नहीं है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन क्या क्या है। हमारे एग्जाम्पल हैं NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Na2O, CaO, इस तरह से आपको सारे एग्जाम्पल दिख रहे हैं। ये 15 एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? ये बताना है कि इनमें से बेस कौन कौन है। क्या बताना है? बेस। आप यहाँ से एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में सोल्व करने की कोशिश करिए कि इनमें से कौन कौन से पदार्थ बेस हैं और कौन कौन से नहीं हैं। वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में सोल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? आपने क्या पाया कि इनमें से एक पदार्थ, 2 पदार्थ ऐसे हैं जो बेस नहीं हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला CO2। CO2 क्या है? कार्बन नॉन मेटल होता है। तो कार्बन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अधातु का ऑक्साइड। क्या है कार्बन? CO2 अधातु का। हमने कहा था किसी को बेस होना है तो वो क्या होना चाहिए? धातु ऑक्साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धातु ऑक्साइड। दूसरी बात, लेड ऑक्साइड के बारे में मैंने आपको बताई थी कि लेड ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, परंतु एक नया पदार्थ और बना रहा है, क्लोरीन गैस, इसलिए ये भी बेस नहीं है। तो बाकी जितने भी बच गए ना इसमें टेबल में, वो सभी क्या हैं? बेस है। एक बात समझ में आ गई? दूसरा क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। इस टेबल में आपको ये बताना है कौन कौन एल्कली हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? टेबल से आपको ये पता करना है कि एल्कली कौन कौन हैं। देखिए कौन कौन एल्कली हैं। जिनके पास भी OH होगा हम उनको क्या कहेंगे? एल्कली कहेंगे। पर कंडीशन है, क्या कंडीशन है? वो ग्रुप फर्स्ट का मेंबर हो, 4 मेंबर जो ग्रुप सेकंड के हैं उनमें से हो, या फिर वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो। बाकी एल्कली नहीं होंगे। आइए रैंडमली चेक करने की कोशिश करते हैं। क्या ये एल्कली है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि कैल्शियम जो है ग्रुप सेकंड का मेंबर है, ये रहा। क्या ये एल्कली है? बिल्कुल है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये एल्कली है? चेक करिए, FeOH होल थ्राइस, क्या ये एल्कली है? नहीं है। देखो इसके पास OH है, फिर भी ये एल्कली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जल में घुलनशील नहीं है, और एल्कली वही होता है जो जल में घुलनशील हो। पता कैसे चलेगा? ना तो ये ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है, ना ही ये ग्रुप सेकंड का मेंबर है, तो ये एल्कली नहीं हो सकता। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या ये एल्कली है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड एल्कली है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है ना तो ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है, ना ग्रुप सेकंड का मेंबर है, ना ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। 3 ही कैटेगरियों में बांटा था हमने उसको, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड भी एल्कली नहीं है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं, आपको ये बताना है इन 15 पदार्थों में से कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो एल्कली भी हैं और बेस भी हैं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कौन कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो दोनों गुण दिखा रहे हैं,
कि वो एल्कली भी हैं और बेस भी हैं, क्योंकि हमने एक निष्कर्ष निकाला था कि ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। सभी अक्षार अक्षारक होते हैं परंतु सभी अक्षारक अक्षार हों ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको क्या करना है, इन सब का अलग अलग लिस्ट दोनों बताने हैं मेरे को कि कौन ऐसा है जो दोनों गुण दिखा रहा है, अक्षारक भी है और अक्षार भी है। आइए अक्षारकों के कुछ और अभिक्रियाओं को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है धातुओं की अक्षार के साथ अभिक्रिया, यानी रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। जो भी धातुएं अक्षारकों के साथ मिलकर अभिक्रिया करती हैं वो अपने उत्पाद के रूप में लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। यानी क्या याद रखना है कि धातुएं किसके साथ मिलकर, अक्षारक के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, लवण बनाएंगी और कौन सी गैस छोड़ती हैं, हाइड्रोजन गैस छोड़ती हैं। परंतु यहाँ से याद रखने की बात यह है सभी धातुएं ऐसा नहीं करती। बहुत कम धातुएं ऐसी हैं जो अक्षारक के साथ मिलेंगी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगी। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि धातुओं की जो प्रकृति होती है वो अक्षारीय होती है। तो सभी अक्षारीय धातुओं की प्रकृति, अक्षारीय प्रकृति वाली धातुएं अक्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी। आइए एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिंक धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर लेती है और क्या बनाती है, लवण और हाइड्रोजन। आइए इस अभिक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। ये अभिक्रिया याद करने में बड़ी मुश्किल है, तो इसको याद करने के लिए आपको छोटी सी बात और याद रखनी पड़ेगी। वो क्या है, जिंकेट क्या होता है। ZnO2 2 नेगेटिव को जिंकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ZnO2 2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं, जिंकेट। इसके ऊपर जो ये 2 है ये इसका चार्ज है, इसको आप इसकी संयोजकता कह लो हिंदी में या आवेश कह लो, ये आपने याद रखना है। बस ये अगर आपको याद है तो ये अभिक्रिया आपको आ जाएगी। क्या याद रखना है, ZnO2 जिंकेट होता है, ठीक है। इसकी संयोजकता कितनी है, 2। तो इस अभिक्रिया को देखने की कोशिश करिए, Zn प्लस NaOH। तो इस अभिक्रिया में सबसे पहले तो क्या याद रखना है कि एक हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्यों, जब भी धातु अक्षारक से मिलेगी तो हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगी। तो पहले तो हाइड्रोजन गैस निकाल दो, ठीक है। कितने हाइड्रोजन निकाल दिया आपने, 2। कहाँ से लाए भाई, यहाँ बैलेंस कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन 2 होगी। अब आपको क्या लिखना है, जिंकेट बनेगा। तो लिख दो ZnO2, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2। लिख दी यहाँ पे। कौन बचा हुआ है, सिर्फ सोडियम, तो ये लिख दो यहाँ पे Na2ZnO2। क्या बन गया, Na2ZnO2। सोडियम जिंकेट नाम है इसका, और ये ZnO2 इसका नेगेटिव हिस्सा है, सोडियम इसका कैसा हिस्सा है, पॉजिटिव हिस्सा है। तो ये अभिक्रिया आपको आ जानी चाहिए। यहाँ से क्या समझ में आया कि बहुत कम धातुएं अक्षारकों से मिलकर क्या बनाती हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस। आइए अक्षारकों की और अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। जितने भी अक्षारक होते हैं वे अम्लों के साथ मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं। लवण और हाइड्रोजन गैस, देखिए पहला एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ये कोई अक्षारक है और ये किसी लवण अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और इस अभिक्रिया में एक लवण और एक क्या बना है, जल, ठीक है। इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, उदासीनीकरण। ये हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ से क्या समझ में आता है कि कोई अम्ल, कोई अक्षारक, लवण तथा जल, ठीक है। इस अभिक्रिया में इतना ही, ये पहले पढ़ चुके थे। आइए एक और अभिक्रिया पढ़ते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ अक्षारक की अभिक्रिया। नॉन मेटल ऑक्साइड, ध्यान से समझना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड ये हो ही गया। इसकी मैं NaOH से अभिक्रिया कराऊं तो क्या बनता है, ध्यान से समझना। ये अभिक्रिया भी ऊपर वाली अभिक्रिया के जैसी ही है। मतलब कैसी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण। तो आपको ये तो याद ही है, उदासीनीकरण का प्रोडक्ट क्या होता है, क्या होता है, एक लवण बनेगा और एक क्या बनेगा, जल बनेगा। तो पहले जल बना दो, क्या बना दिया आपने, H2O। कहाँ से लाए, 2 हाइड्रोजन, ये रीजी, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब जो बचा है उसको लिख दो। क्या बचा है, ध्यान से देखो, 2 सोडियम बचे हैं, Na2, एक कार्बन बचा है C, और ऑक्सीजन बचे हैं 3, 2 ये वाले और एक इधर बचा हुआ है, यानी क्या बन गया, Na2CO3।
अब इस अभिक्रिया को दोबारा समझने की कोशिश करो। ये तो था बेस, कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता नहीं कि इसकी प्रकृति कैसी है, इसको क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दो। ये क्या बना है? लवण। ये क्या बना है? जल। तो अब आप समझ गए होंगे कि CO2 की प्रकृति कैसी है। कैसी है भाई? बेस किसके साथ मिलकर लवण और जल देते हैं? तो हमारा उत्तर क्या है? अम्ल के साथ। तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अम्ल है या अक्षारक है? अम्लीय प्रकृति है या अक्षारीय प्रकृति है? तो आपको पता लग जाएगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड, किसी भी अधातु का ऑक्साइड किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। हम अक्षारकों की रासायनिक अभिक्रियाएं व उनके बहुत सारे गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए अक्षारकों से जुड़ी छोटी छोटी कुछ और परिभाषाएं सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली देखिए, प्रबल अक्षारक क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। जैसा कि आपने पढ़ा था प्रबल अम्ल क्या होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या पढ़े थे? वे सभी एसिड जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतया टूट जाएं उनको क्या कहते थे? स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा कोई भी अक्षारक जो जल में घुलने पर पूर्णतया अपने आयनों में टूट जाए उसको क्या कहेंगे? प्रबल अक्षारक। जैसे NaOH को अगर मैं जल में घोलता हूं तो हमें क्या मिलता है? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। कोई भी ऐसा NaOH का मॉलिक्यूल नहीं बचता जो पूर्ण रूप से ना टूटे। इस बात को आप एक उदाहरण से समझ सकते हो। मान लीजिए आपके पास, इसके पास 1000 अणु हैं, तो 1000 के 1000 अणु सोडियम पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएंगे। ऐसे किसी अक्षार को जिसके सभी अणु आयनों में टूट जाएं और नेगेटिव और पॉजिटिव आयन दें, उन सभी को हम क्या कहते हैं? प्रबल अक्षार कहते हैं। दूसरा, दुर्बल क्या होते हैं? दुर्बल अक्षारक क्या होते हैं? वे अक्षारक जो 100% नहीं टूटते, 100% नहीं टूटते, उनके कुछ कुछ अणु बगैर टूटे रह जाते हैं। जैसे देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये जब टूटता है तो अमोनियम आयन और OH आयन में टूटता है, ठीक है। परंतु साथ साथ क्या हो रहा है? कुछ अमोनियम आयन और OH आयन मिलकर वापस से क्या बना रहे हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस को, दुर्बल अम्ल को आप डबल एरो से दिखाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें दो अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। एक अभिक्रिया में तो ये बन रहा है और दूसरी अभिक्रिया में ये दोनों मिलकर वापिस ये बना रहे हैं। तो ऐसे बेस जिसके सारे अणु आयनों में ना टूटें उनको दुर्बल बेस कहते हैं, वीक बेस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और एग्जाम्पल देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल समझ जाएंगे। जिनके 100% अणु, 100% अणु आयनों में टूट जाएं वो प्रबल, जिनके 100% अणु ना टूटें वो दुर्बल। दुर्बल में दो अभिक्रियाएं साथ साथ चल रही होती हैं। एक अभिक्रिया में अक्षारक आयनों में बदल रहा होता है, दूसरी अभिक्रिया में आयन अक्षारकों में बदल रहे होते हैं। मैंने आपसे पहले वाले वीडियो में जब एसिड वाला पढ़ाया तब मैंने एक सवाल भी पूछा था, अभी आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दुर्बल अक्षारक के अंदर, दुर्बल अक्षारक के विलयन के अंदर, दुर्बल अक्षारक के विलयन के अंदर बताइए क्या क्या उपस्थित होता है। पहला ऑप्शन है अकेले आयन, दूसरा ऑप्शन है केवल अणु, तीसरा ऑप्शन है आयन और अणु दोनों, और चौथा ऑप्शन है कुछ भी नहीं। आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपने पहले वाला वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं कि दुर्बल अक्षारक के विलयन में कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं, अकेले आयन हैं, अणु हैं या दोनों हैं। ठीक है, आइए अगली परिभाषा सीखने की कोशिश करते हैं। सांद्र अक्षारक क्या होते हैं और तनु अक्षारक क्या होते हैं? देखिए, सांद्र और दूसरा शब्द है तनु। सांद्र को इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेटेड और तनु को बोलते हैं डाइल्यूट। तनु सांद्र अक्षारक क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड बेस क्या होते हैं? वे बेस जिनमें OH आयनों की मात्रा ज़्यादा हो। किसकी मात्रा ज़्यादा हो? OH आयनों की मात्रा ज़्यादा हो, वो सांद्र अक्षारक कहलाते हैं। या यूं कह लीजिए, वे बेस जिनके जलीय विलयन में जल की मात्रा कम हो, अक्षारक की मात्रा ज़्यादा हो, वो सांद्र अक्षारक कहलाते हैं। आप ये मान के चलिए आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर आपका 100 ml विलयन है,
यदि उसमें 90 ml अक्षारक है और 10 ml क्या है उसमें पानी है, तो इस विलयन में किसकी मात्रा ज़्यादा हुई? अक्षारक की। किससे? पानी से। तो ऐसा कोई विलयन जिसमें अक्षारक की मात्रा ज़्यादा हो, परसेंटेज ज़्यादा हो, उसको हम क्या कहेंगे? सांद्र अक्षारक कहेंगे। तनु क्या होते हैं? वे अक्षारक जिनमें OH आयनों की मात्रा कम हो या जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, अक्षारक की मात्रा क्या हो? कम हो, उनको तनु अक्षारक कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास कोई टेस्ट ट्यूब है, उसमें 100 ml अक्षारक का विलयन है और उसमें 60% यानी 60 ml आपका क्या है? पानी है और 40 उसमें क्या है? आपका अक्षारक है। तो ऐसी स्थिति में आप उसको तनु अक्षारक कहोगे। ठीक है, तो हमारा एक प्रश्न और है, तनुकरण क्या है? तनुकरण को इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूशन। क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें आप किसी अक्षारक में जल मिलाओ ताकि उसके प्रति इकाई OH आयनों की संख्या कम हो जाए, यानी OH आयन घट जाएं, क्या कहलाता है? तनुकरण। यानी जैसे आपके पास NaOH है, इसमें आप जल मिला दोगे तो इसके OH आयनों की संख्या क्या हो जाएगी? कम। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण। अम्ल के तनुकरण में और अक्षार के तनुकरण में एक फर्क है। अम्लों के तनुकरण के दौरान जो हाइड्रोजन आयन थे वो जल से मिलकर एक नया आयन बना रहे थे जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते थे, परंतु अक्षारकों में OH आयन जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, यानी कोई नया पदार्थ नहीं बनता, सिर्फ OH आयन हमेशा आखिरी तक अपने इसी रूप में रहेगा। इनकी मात्रा कम हो जाएगी जब आप जल मिलाओगे प्रति इकाई आयतन में, यानी एक जो आपका वॉल्यूम लिया हुआ है उसमें OH आयन घट जाएंगे, पर ये कोई नया पदार्थ नहीं बनाएंगे, यानी ये तनुकरण कहलाता है। ये क्या होते हैं? अक्षारक व अक्षार के बारे में आप पढ़ के आ चुके हो, उसके बारे में आपने क्या कंक्लूजन निकाला था? ऑल एल्कलीज आर बेस, यानी सभी जो अक्षार हैं वो अक्षारक हैं, परंतु इसका उल्टा सही नहीं है। हमारा सिर्फ अक्षार वाले टॉपिक में एक बचता है कि इनके उपयोग क्या हैं। आइए देखते हैं। अक्षारकों में हमारा लास्ट टॉपिक है कि अक्षारकों के क्या यूज हैं। आइए पढ़ते हैं। ये कुछ अक्षारक हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं और जिनके हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं। पहला अक्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग साबुन बनाने में करते हैं, यानी सोप बनाने में। किस में करते हैं? साबुन बनाने में, या पेपर कागज़ जो बनता है उसके बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा हमारे पास अक्षारक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग हम करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOCl2। ये हम इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे और डिटेल में, बस फिलहाल इतना याद रख लो कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका उपयोग हम किसके रूप में करते हैं? एंटाएसिड के रूप में। ये आपको बताया था कि अमाशय में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसको उदासीन बनाने के लिए हम किसी अक्षार का उपयोग करते हैं। वो अक्षार वीक होना चाहिए, दुर्बल अक्षार होना चाहिए। अगर प्रबल होगा तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसा एक दुर्बल अक्षारक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से दो बातें और याद रखने की आई कि कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट ये भी अम्लों से अभिक्रिया करके, किससे अभिक्रिया करके? अम्लों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। तो हम इनको भी अक्षार की कैटेगरी में रखते हैं। किसकी कैटेगरी में रखते हैं? अक्षार की कैटेगरी में। मैं रिपीट करूं अपनी बात को, Na2CO3 और NaHCO3 ये दोनों क्या करते हैं? अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। तो इनको भी हम किसके रूप में यूज कर सकते हैं? अक्षारक के रूप में यूज कर सकते हैं, या इनको अक्षारक कह सकते हैं। इनके उपयोग क्या हैं? इसका उपयोग किसके रूप में करते हैं? डिटर्जेंट के रूप में भी करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का रूप किसके रूप में करते हैं? मीठा सोडा जो है सब्जी में, या हम घर में खाना बनाने में, या हम यूँ कह सकते हैं एसिडिटी को, स्टमक की एसिडिटी को कम करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने बेस वाले टॉपिक को पूरा पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव है या कोई आपकी क्यूरी है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। और आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।